बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी जूझ के बारे में, जो 12वीं क्लास से संबंधित है। ये कहानी श्री आनंद यादव, जिनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है, द्वारा लिखी हुई है, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, कागल, कोल्हापुर में। जूझ दरअसल एक उपन्यास है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ एक उपन्यास। इनकी आत्मकथा एक प्रकार से है ये, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। चौथी कक्षा में ही दादा ने पढ़ाई छुड़वाकर खेतों के काम में लगा दिया आनंद को। दिन भर पानी देना, पशुओं को चारा डालना और दूसरे ऐसे ही काम करते रहना आनंद का जीवन बन गया था। लेकिन आनंद जानता था कि खेती के इस प्रकार के कार्यों से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो पढ़ना चाहता था, वो तो कुछ सीखना चाहता था, लेकिन वो बात करे तो किससे? ये विचार उसके मन को कचोट रहा था। माँ को कंडे बनाते हुए देखकर उसे यही अच्छा अवसर लगा और उसने माँ से बात की। किशोर कहने लगा, माँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ भी उसे स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन इस बात से डरती थी कि कहीं दादा को पता लग गया तो डांट भी पड़ेगी और वो गुस्से में भी आएंगे। बस फिर क्या था, आनंद ने माँ से थोड़ा सा अनुनय विनय करके कहा, यदि हम दत्ताजी राव के पास जाकर ये कहें कि वो दादा को समझाकर मुझे स्कूल भिजवा दें, तो राव जी की बात दादा टाल नहीं पाएंगे और उन्हें मुझे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। माँ बेटे दोनों दत्ताजी राव के पास जाकर कहने लगे, राव जी, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ भी मुझे स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन दादा नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं खेतों में काम करूँ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। माँ ने भी जैसे हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया, ठीक बात है राव जी। दादा आनंद को तो सारा दिन खेत से काम करवाते हैं और खुद रकमाबाई के यहाँ पड़े रहते हैं, काम के हाथ भी नहीं लगाते। आप कहेंगे तो दादा आनंद को स्कूल भेज देंगे। राव जी को भी विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, दादा को मेरे पास भेजना। माँ चलते चलते विनय करी आई, राव जी, उन्हें पता ना लगे कि हम यहाँ आए थे और इस प्रकार की बातें हुई थी। दत्ताजी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, जाओ, उन्हें भेज देना। घर पहुंचकर माँ अपने काम में लग गई और जब दादा घर पर आए तो माँ ने तुरंत कह दिया, आपको राव जी बुला रहे थे। दादा तुरंत राव जी की ओर चल पड़े। दादा सोचते जा रहे थे, राव जी को क्या काम होगा मुझसे, क्यों बुलाया होगा मुझे, पता नहीं, चल के देख लेते हैं। दादा को देखते ही दत्ताजी राव कहने लगे, तुम किशोर को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? दादा कहने लगे, क्या करेगा स्कूल जाकर राव जी? वो तो चोर है, कभी कंडे चुरा के बेचता है, कभी फिल्म देखने चला जाता है, ऐसे ही आवारागर्दी करता है। इसलिए मैंने उसे स्कूल से निकालकर खेतों के काम में लगा दिया है। इतनी देर में ही वहाँ किशोर भी आ जाता है। किशोर सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल जाने की जैसे हट सी करता है। दादा भी
दत्ता साहब की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल भेजने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन कई शर्तें भी रख दी। तुम्हें खेत में काम करना पड़ेगा 11 बजे तक। 11 बजे स्कूल जाओगे, वापस आते ही कम से कम 1 घंटा भैंसों को चराना पड़ेगा। आनंद ने सारी हाँ भर ली, क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद था। वो तो स्कूल जाना चाहता था। अब तो आनंद की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। आनंद आनंद में डूब रहा था। स्कूल जाना है, पढ़ना है, बस यही उसका सबसे बड़ा सपना था। अगले दिन से ही आनंद दादा की सारी शर्तों को पूरा करता हुआ स्कूल जाने लगा। लेकिन स्कूल में उसने देखा कि उसके कक्षा में सारे ही बच्चे उससे छोटे हैं। उसके साथ पढ़ने वाले सब अगली क्लास में चले गए हैं। वह क्लास में खुद को अकेला और सबसे बड़ा मान रहा था। क्लास के कुछ शरारती बच्चों ने उसके साथ मजाक भी करना शुरू कर दिया। उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। वह अकेला बेंच पर बैठा। एक शरारती बच्चे ने तो छुट्टी के समय उसकी धोती की लांगी खोल दी, परंतु वह चुपचाप घर गया और उसके कहने पर मां ने उसे नई टोपी और एक नई चड्डी दिलवा दी। अब आनंद प्रतिदिन स्कूल पहुंचने लगा और कमाल देखिए, क्लास में जो सबसे होशियार बच्चा वसंत पाटिल था, आनंद भी उसी जैसा बनने लगा। वहाँ मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर जो थे, वो कविताओं को गाकर लय में बड़े सुर के साथ सुनाते थे। आनंद भी घर आकर इसी प्रकार का प्रयास करने लगा। भैंसों को चराते हुए वह भैंसों की पीठ पर ही कविता लिख देता था। कविता लिखने के बाद जब अगला दिन वह जाता और अध्यापक को सुनाता तो उसे शाबाशी मिलती थी। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से उसे एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास और बल मिल रहा था। आनंद को एक बार तो 7वीं कक्षा तक के बच्चों को कविता सुनाने का मौका मिला। घर में भी आनंद को वही मालती की बेल और मालती की बेल पर अध्यापक सौंदलगेकर द्वारा लिखी हुई कविताएं याद आती थी। वह भी वैसे ही कविताएं गाने का प्रयास करता, बनाने का प्रयास करता। सौंदलगेकर अध्यापक अपने घर में रखी हुई कई स्मृतियों के बारे में आनंद से जिक्र करता, उन्हें सुनाता और आनंद भी बड़ा आनंद लेकर उन्हें सुनता। धीरे धीरे दोनों की समीपता कब बढ़ गई किसी को पता ही नहीं चला। दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक से हो गए थे। अब आनंद एक लेखक बन चुका था, एक कवि बन चुका था और हाँ, मराठी में अपना नाम भी बना चुका था। तो देखा ना आपने, आनंद किस प्रकार संघर्ष करते हुए, जूझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा और पढ़ाई पूरी की। ऐसा ही आप भी करें।